पिताजी, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 सोशियोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, उसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ का जो ऊपर का पार्ट है इंट्रो वो कट हो गया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सब देखने वाले हैं जो कि हमारा सोशियोलॉजी का सेकंड पार्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, तो उसी के जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उनको कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोग इसके शॉर्ट टाइप आंसर कवर कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट के भी और सेकंड पार्ट के भी। अगर जो आपने वो नहीं देखे हैं वीडियोज़ तो आपको उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जनांकी संक्रमण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनांकी संक्रमण का सिद्धांत यह बताता है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के सभी समग्र स्तरों से जुड़ी होती है तथा प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है। जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण हैं। बल्कि जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है वो क्या बताता है कि जो जनसंख्या होती है वो जनसंख्या की वृद्धि जो होती है वो आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है। मतलब कि आर्थिक विकास क्या बताया जा रहा है, यदि जो किसी देश की जनसंख्या ज़्यादा होती है और तो फिर वहाँ का जो आर्थिक विकास है वो धीरे गति से होता है। जैसे कि अपना जो भारत है वो एक विकासशील देश है, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन जैसे कि अमेरिका वगैरह है तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो स्थिर है, एकदम सही नॉर्मल है, इसलिए वहाँ के जो देश हैं वो बहुत ही तेज़ी से गति करते हैं, बहुत ही तेज़ी से विकास करते हैं। इसके बाद जो जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण हैं, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा। जो प्रथम चरण है वो है, इस चरण में जन्म दर एवं मृत्यु दर उच्च होती है। मतलब कि जन्म दर भी उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, इसलिए वहाँ की जन्म दर भी मृत्यु होती है ज़्यादा होती है। क्योंकि जैसे कि कोई बेबी आने वाला है तो उसको वहाँ पे कोई भी मेडिसिन वगैरह नहीं होती हैं ताकि उसे रोका जा सके, और मृत्यु दर भी कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती है जिससे कि कई बीमारियों का इलाज कर सके, इसलिए दोनों की दरें ही अधिक होती हैं। लोगों के आय के स्रोत कम होते हैं क्योंकि वे अशिक्षित होते हैं। ये अल्प विकसित देश हैं, तो ये बताया जा रहा था। तो एग्जाम्पल जैसे कि अफ्रीका जैसे देश जो है वो अल्प विकसित देश कहलाते हैं। उसके बाद सेकंड है, द्वितीय चरण में कौन आता है। इस चरण में जन्म दर ऊंची एवं मृत्यु दर निश्चित बनी रहती है। ऐसे समाज में निरक्षरता व अज्ञानता पाई जाती है। पुरुषवादी समाज में बालकों को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें जनसांख्यिकीय लाभांश की प्राप्ति होती है क्योंकि कार्यशील जनसंख्या की तुलना में कार्यशील जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि होती है। इस चरण को विकासशील देश की श्रेणी में रखा जाता है जो देश विकसित की ओर अग्रसर होते हैं, जैसे कि अपना भारत और पाकिस्तान आदि। उसके बाद जो थर्ड चरण होता है वो होता है, इस चरण में जन्म दर एवं मृत्यु दर निम्न होती है। बल्कि यहाँ पे जन्म दर भी निम्न होती है और मृत्यु दर भी निम्न होती है। यहाँ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की भरपूर उपलब्धता होती है। लोग शिक्षित एवं जागरूक होते हैं। इस चरण को विकसित देश की श्रेणी में रखा जाता है। प्रमुख विकसित देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एवं जापान आदि। तो ये थे हमारे 3 चरण। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट क्या होती है देख लेते हैं। ये कभी कभी आपका शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लघु उत्तरी या फिर बहुकल्पित सभी में आ सकता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मृत्यु दर पर तीव्रतापूर्वक आधुनिक तरीके से रोगों का नियंत्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं बेहतर पोषक के कारण नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाता है, लेकिन समाज को सापेक्ष रूप से अपनी समृद्धि एवं दीर्घ जीवन की अवधि के अनुरूप ढालने तथा प्रजनन व्यवहारों में परिवर्तन करने में समय लगता है। तो मतलब कि इसमें क्या बताया जा रहा है, ये स्थिति तब पैदा होती है जब सरल शब्दों में आप ऐसे समझिए, जब लोग मतलब कि जन्म दर अधिक होती है और मृत्यु दर कम हो जाती है, तब जो हमारी जनसंख्या होती है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगती है, तब जो है जनसंख्या विस्फोट का खतरा बढ़ने लगता है। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक विकास में शहरी ग्रामीण जीवन पद्धति का आर्थिक एवं सामाजिक महत्व कैसे कम हुआ है, वर्णन कीजिए। मतलब कि यहाँ पे हमें ग्रामीण जीवन को दर्शाना है कि उसका महत्व अब आगे जो प्रक्रिया हमारे वहाँ प्रचलित है, जो हमारा विकास हो रहा है उसमें ग्रामीण जीवन का विकास, वो ग्रामीण जीवन का महत्व क्यों कम हो गया। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। आधुनिक विकास की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप औद्योगिक शहरी जीवन पद्धति के सापेक्ष शहरी ग्रामीण जीवन पद्धति का आर्थिक एवं सामाजिक महत्व कम हो गया है। बल्कि जो आधुनिकता की ओर हमारा विकास हो रहा है उसके चलते जो ग्रामीण जीवन है उसको बहुत ही ज़्यादा पीछे क्या कर दिया गया है, उसमें ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है। भारत के कुल आर्थिक उत्पादन में कृषि का योगदान पहले सर्वाधिक था, लेकिन आज यह सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1/4 रह गया है। यद्यपि कृषि आज भी आजीविका का मुख्य साधन बना हुआ है, लेकिन कृषि उत्पादों का मूल्य कम हो गया है। मैं क्या बताया जा रहा है, जो पहले भारत था वहाँ पे कृषि ही मेन इंपॉर्टेंट जो है उद्योग या फिर जो भी कृषि ही सब कुछ होती थी, लेकिन इस समय ये सिर्फ 1/4 रह गया है। लेकिन अभी भी बहुत जगह पे जो बहुत सारे किसान होते हैं उनका जो आजीविका का मेन साधन होता है वो कृषि होता है, लेकिन उसकी जो उत्पादक मूल्य है वो कम हो गई है, मतलब कि कृषि की मांग कम हो गई है।
लोगों की अधिकांश संख्या अब कृषि के कार्यरत नहीं है, वह अब गैर कृषि व्यवसाय जैसे परिवहन सेवा, व्यावसायिक कार्य एवं शिल्प निर्माण में कार्यरत है। अतः आज बड़े पैमाने पर ग्रामीण लोग प्रतिदिन शहर आते हैं। तो यही हो रहा है कि लोग कृषि नहीं करना चाहते, वो अच्छे से काम करना चाहते हैं, मतलब कि कोई बैंकिंग में कर रहा है जॉब, कोई सरकारी जॉब कर रहा है, कोई ऐसे, तो वो अब लोग जो शहर गाँव में रहते थे लोग, वो अब शहर जाने लगे हैं। तो इसी वजह से जो ग्रामीण वो सब है वो कम होने लगा है। आगे बढ़ते हैं। जनसंचार के साधन जैसे रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र इत्यादि हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समक्ष नगरीय जीवन शैली उपलब्ध है। गांव में रहने वाले लोगों को अब सुख सुविधाएं और उपभोग की नई नई वस्तुएं मिलने लगी हैं। नगरीकरण यह प्रदर्शित करता है कि कस्बे या शहर ग्रामीण जनता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जिन लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम नहीं मिलता वे शहर की ओर बदल जाते हैं। मतलब कि आप देखिए जैसे कि मोबाइल, टेलीविज़न, टीवी वगैरह सब कुछ सभी के घर में होता है, जिससे कि सब लोग सीखते रहते हैं। जो गाँव के लोग हैं वो भी सब कुछ अच्छा देखते हैं कि उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं, वो क्या क्या नया यहाँ पे है, जिससे कि उनको अपने जीवन में सुविधा मिले। तो इससे जो है वहाँ नगरों जो वहाँ के गांव हैं वो धीरे धीरे शहरों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति जैसे सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को अपने गाँव के जातिगत पहचान के कारण अपमान का सामना करना पड़ता है। शहर उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। अनुगामी की गुमनामी का जिंदगी के शहर में ग्रामीण क्षेत्र के उच्च वर्ग के गरीब लोग भी वैसे ही कार्य कर सकते हैं जैसे वे अपने सामाजिक स्तर के गांव में नहीं कर सकते थे। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे भी लर्न कर लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो देख लेते हैं। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप वेरी इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिए और आप इसे बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत था वो क्या था देख लेते हैं। जनसंख्या का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांत अंग्रेज राजनीतिक अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस 1766-1734 का है, कि इस टाइम पे इन्होंने ये सिद्धांत निकाला था। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत एशियन पॉपुलेशन 1788 नामक निबंध में स्पष्ट किया गया है, जो कि निराशावादी सिद्धांत था। उसके बाद क्या है, माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत में जनसंख्या, लोग तथा संपदा के साधन कृषि को शामिल किया है। उनके अनुसार जनसंख्या में वृद्धि अनियंत्रित रूप से होती है, लेकिन मनुष्य के भरण पोषण के साधन कृषि उत्पादन सीमित होते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट, जहां जनसंख्या का विस्तार ज्यामितीय या गुणोत्तर रूप में है जैसे 2, 4, 8, 16, 32 होता है, वहीं कृषि उत्पादन में वृद्धि घटती या समांतर रूप से 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप में हो रहा है। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे देश की जनसंख्या है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन जो हमारे कृषि उत्पादन है वो बहुत ही ज़्यादा धीमी गति से हो रहा है, मतलब कि उसके मुकाबले में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय बताए हैं, तो देख लीजिए वो कौन कौन से हैं। जो पहला है वो है प्राकृतिक निरोध। प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों की मृत्यु होती है, इसके कारण जनसंख्या पर प्राकृतिक रूप से नियंत्रण हो जाता है। या भूकंप, सुनामी। तो क्या इसमें बताया जा रहा है कि जब प्राकृतिक के रूप में जैसे प्रकृति से भूकंप वगैरह आते हैं तो जो जनसंख्या कम होती है, जिन लोग मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में जनसंख्या जो कम होती है वो प्राकृतिक निरोध के अंतर्गत आती है। उसके बाद आ जाता है कृत्रिम निरोध। तो इसमें क्या होता है, ये मानव निर्मित उपाय हैं जैसे गर्भ निरोधक, ब्रह्मचर्य, देर से विवाह करना आदि। तो ये होते हैं मानव निरोध में कि कृत्रिम निरोध। जैसे कि गर्भ निरोध, जब बेबी वगैरह होता है तो उसको हटा दिया जाता है, या फिर देर से शादी करना ताकि बच्चे कम हो, इस टाइप से जो होता है वो कृत्रिम निरोधक के अंतर्गत आता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं माल्थस के सिद्धांत की आलोचना। इसमें क्या है, उदारवादी और मार्क्सवादी विद्वानों ने माल्थस के इस विचार की आलोचना की है कि गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि है। समाजशास्त्रियों ने बताया है कि गरीबी, भुखमरी जैसी समस्याएं उत्पादन करने की कमी की वजह से नहीं, बल्कि आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही जीवन स्तर भी वृद्धि कर रहा है, मतलब कि जीवन स्तर में भी वृद्धि हो रही है। इसका कारण विज्ञान और तकनीक के विकास से है। तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि क्या है, पूरी विवेचना। तो आई होप आपको इन तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।